स्टूडेंट्स एट फर्स्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत धातु निष्कर्षण। और इस धातु निष्कर्षण के अंतर्गत आज जिंक का निष्कर्षण हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम निष्कर्षण पढ़ते हैं तो पहले कहीं ना कहीं मूलभूत और बेसिक बातों को हम जरूर पढ़ते हैं। आज उसी आधार पर देखेंगे। सबसे पहले जिंक। तो जिंक हम ये जानते हैं कि जिंक जिसे हम जस्ता के नाम से भी हम जानते हैं। और समझना ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है आप देखेंगे 30Zn65.38। इसका मतलब ये जो 30 है वो इसका परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये जो आप देख रहे हैं 65.38 ये इसके परमाणु भार है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग है। संयोजकता की यदि हम बात करें तो जिंक के संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता इनकी 2 है। ऑक्सीजन संख्या की यदि हम बात करें तो धन 2 होता है। मतलब जिंक के ऊपर में ऐसे ये डबल प्लस होता है। जिंक में सिंगल प्लस या ट्रिपल प्लस या और कोई प्लस नहीं होगा, डबल यानी डबल होगा। ठीक है, अब देखो ये जो प्राचीन नाम था उसका, एक प्राचीन नाम जिसे यशदा के नाम से जाना जाता था, यशदा। लेकिन अब यशदा के स्थान पे दास्ता और उस आधार पे जस्ता इसका नाम पड़ा है। दास्ता और नाम पड़ा है जस्ता। तो वर्तमान में इसे जस्ता के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी की यदि हम बात करते हैं तो ये समूह 12वें में आपको दिखेगा। समूह 12वें का ये प्रथम तत्व होता है। ठीक, आवर्त सारणी में जो स्थान है वो समूह 12 है। तो ये तो बेसिक फंडामेंट। अब हम ये जानते हैं कि जब हम जिंक का निष्कर्षण करने जा रहे हैं तो उसका निष्कर्षण तो अयस्क से होगा। तो अयस्क कौन कौन से होंगे और किस फॉर्म में होंगे तो वो देखें। इसके जो अयस्क हैं वो कार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, आयरन ऑक्साइड हो सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकते हैं। ठीक है, इस आधार पे इनके नाम है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये यदि कार्बोनेट के रूप में, तो हम ये जानते हैं कि Zn डबल प्लस होता है और कार्बोनेट यानी CO3 डबल माइनस, ये कैंसिल। ZnCO3, ZnCO3 यानी जिंक का कार्बोनेट। और ये जिंक कार्बोनेट जो है वो कैलामाइन के नाम से फेमस है। ठीक है, तो ये किस नाम से फेमस है? ये कैलामाइन, कैलामाइन के नाम से। फिर बात आती है सल्फाइड के रूप में। तो हम ये भी जानते हैं कि जिंक जो है जैसे ये डबल प्लस है तो सल्फाइड डबल माइनस है, कैंसिल। यानी ZnS जब ये सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा, इसे फेमस नाम जिंक ब्लेंडी के नाम से जाना जाता है, जिंक ब्लेंडी। और अब हम देखते हैं सिलिकेट। सिलिकेट यानी SiO3 डबल माइनस। यहां पर जब सिलिकेट के रूप में पाया जाएगा तो जो फार्मूला है वो होगा ZnSiO3। ये वैलीमाइट के नाम से जाना जाता है, वैलीमाइट के नाम से। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑक्साइड। तो जिंक जब अपने ऑक्साइड में होता है, जिंक ऑक्साइड, जिसको जिंकाइट कहते हैं, इसको हम कहते हैं जिंकाइट। ये है जिंकाइट, यह है वैलीमाइट। वैलीमाइट। अब बात आती है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड देखो Fe2O है यहाँ, ये आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में है, ये ZnFe2 होल ट्वाइस, Fe2 होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिनाइट, फ्रैंकलिनाइट, फ्रैंकलिनाइट। और अब यहां देखें Zn, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर साथ में है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर साथ में है तो ऐसी स्थिति में गहनाइट कहते हैं, इसे कहते हैं गहनाइट, इसे हम गहनाइट कहते हैं। तो इस तरीके से ये जिंक के केवल ऑक्साइड हुए। और अब हम अगले चरण में देखते हैं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है।
अब हम देखने जा रहे हैं जिंक के निष्कर्षण, और जिंक के निष्कर्षण के लिए इसके जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले सांद्रण, सामान्य साफ सफाई के बाद सांद्रण किया जाएगा, और सांद्रण के बाद फिर सांद्रित अयस्क का अपचयन। लेकिन इसके अपचयन की दो विधि है, दो अलग अलग भाग में बढ़ जाएंगी ये चीजें। जैसे कि सबसे पहले है तापीय अपचयन विधि, यानी यहाँ टेम्परेचर का उपयोग करेंगे, और दूसरा है विद्युत अपघटनी विधि, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाएगा। अब देखें, तापीय अपचयन विधि जो है इसको हम पहले देख रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो स्टेप है पहले वो क्लियर हो जाए। इसके अंतर्गत तापीय अपचयन में भर्जन फिर अपचयन होगा, और अपचयन की भी तीन विधियां हैं, एक बेल्जियम की विधि है, एक सिलेसियन की विधि है, और एक खड़े ऊर्ध्वाधर रिटार्ट की विधि। तीन तरीकों से अपचयन होता है, तीन में से कोई एक तरीका अपनाया जाता है। उसके बाद फिर शोधन, और शोधन के बाद आज शोधन भी दो प्रकार से है, एक तो आसवन का तरीका है और दूसरा जो है वो विद्युत अपघटन का तरीका है। तो आपको यहाँ थोड़ा कम शो हो रहा होगा नीचे, मैं इसे सही कर दूं, आसवन और विद्युत अपघटन। तो अब फाइनली जो है हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे स्टेप टू स्टेप, वन बाय वन। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर सांद्रण। अब जैसे यहाँ फर्स्ट पॉइंट है सांद्रण, तो सांद्रण में पहले सामान्य साफ सफाई जो होगी, जैसे कि धूल मिट्टी के कण जो है, मिट्टियों की जो अशुद्धियां हैं, ये सारी अशुद्धियां दूर होने के बाद हम यहाँ पे, चूंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो ऑक्साइड है वो किस रूप में है, जिंक सल्फाइड के रूप में। जो अयस्क है वो है जिंक सल्फाइड, और जब अयस्क सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, हम जानते हैं कि सांद्रण के लिए कौन सी विधि लगती है, झाग प्लवन विधि लगती है, ये झाग प्लवन। और इसके पहले ये झाग प्लवन विधि को काफी डिटेल में आपको बताया जा चुका है, सब कुछ वैसा ही है। उसके बाद ये जो प्रोसेस के बाद जो अयस्क हमको प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सांद्रित अयस्क। अब इस सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना है, इसकी दो विधियां हैं, एक है तापीय अपघटन विधि और एक थी विद्युत अपघटनी विधि। तो हम बात कर रहे हैं तापीय अपघटन विधि, तापीय अपचयन विधि कह सकते हैं, यहां पे हम इसे कार्बन अपचयन विधि भी कहते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि इस कार्बन अपचयन विधि में करना क्या है। तो इसमें सबसे पहले अब आपको करना पड़ेगा भर्जन, सबसे पहले। तो हम देखते हैं कि भर्जन हम कैसे करेंगे, लेकिन यह समझना है कि भर्जन का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं, निस्तापन क्यों नहीं। तो आपको मैंने भर्जन और निस्तापन में एक डिफरेंस समझाया था। आपने देखा था कि जहां पर हमारे पास जो अयस्क है वहां ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है और उसको बाहर निकालना है, अपचयन करना है, तो सिर्फ गर्म करते थे, वो निस्तापन था। लेकिन यहाँ पे सल्फाइड दिख रहा है ना आपको, यानी ऑक्सीजन आपको देना पड़ेगा तब तो सल्फाइड जो है बाहर निकलेगा। तो चूंकि ऑक्सीजन देना पड़ेगा आपको, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, भर्जन कहलाएगा। आओ अब हम देखते हैं भर्जन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं तो भर्जन, तो भर्जन में क्या होगा, जो सांद्रण की क्रिया के बाद जो अयस्क मिला, अब सांद्रित अयस्क को सबसे पहले हम परावर्तनी भट्टियों में लेंगे, और परावर्तनी भट्टियों में वायु की अधिकता। अब वायु की अधिकता इसलिए कि आप भर्जन पढ़ रहे हैं, यदि आप निस्तापन पढ़ रहे होते तो यहां पर वायु नहीं होती, पर चूंकि भर्जन है वायु की अधिकता है। और कभी भूल जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि हमने जो अयस्क लेके चले हैं ये जिंक ब्लेंडी है ना, ये जो जिंक ब्लेंडी अयस्क लेकर चले हैं हमने, इसमें सल्फर है, ऑक्सीजन पहले से नहीं है, और जब पहले से नहीं है तो O2 देते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके जो जिंक सल्फाइड है ये बनाता है ZnO, और ZnO के साथ साथ बनाता है ZnSO4, और सल्फर निकल जाएगा बाहर। तो जब ZnO बना तो ये तो बात अच्छी है, लेकिन ये जिंक सल्फेट बन रहा है। कुछ देर बाद ये जिंक सल्फेट भी डाइवर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड SO2 और O2। तो फाइनली इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। और यहां जो ये सल्फर प्राप्त हो रहा, सल्फर, ये सल्फर क्या है, उप उत्पाद है। ये
ये उप उत्पाद है। भविष्य में इसको H2SO4 बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी जब हम H2SO4 की मेकिंग प्रिपरेशन पढ़ेंगे ना, तब आप देखेंगे SO2 रिक्वायरमेंट होगी, SO2 आप यहाँ का SO2 वहां यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरे प्रोसेस में जहां हमने ZNS लिया है, यदि उसके स्थान पर हम कैलामाइन लेके चलते तो भी हमें क्या प्राप्त होता, तो भी हमें ZNO जिंक ऑक्साइड ही प्राप्त होता इस प्रोसेस के अंदर में, साथ में CO2 प्राप्त होता, SO2 की जगह CO2 प्राप्त होता, बस अंतर इतना आता। ठीक है ना, क्योंकि यहां क्या होता, ZnCO3, ये Zn और यहां CO2 बाहर निकल जाता। तो इस तरीके से ये भर्जन की प्रोसेस में हमें फाइनली प्राप्त होता है ZnO। अच्छा, ZnO प्राप्त होने के बाद आपकी जरूरत है कि इस ZnO में से O को गायब किया जाए, तब तो आपको क्या प्राप्त होगा, जिंक। अब O को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो कहलाएगी अपचयन। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि इनका अपचयन कैसे होता है। अब हम देखते हैं अपचयन। तो अपचयन की ये जो विधियां हैं, 3 विधि मैंने आपको पहले बताई थी, फिर भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले विधि है बेल्जियम की, एक बेल्जियम की है, एक सिलेसियन की है, और एक है वर्टिकल रिटार्ड प्रोसेस मेथड। इन 3 में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले है बेल्जियम की विधि। तो इस बेल्जियम की विधि के अंतर्गत देखो, तीनों में कुछ भी हो, तीनों विधियों में एक बात तो तय है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन को अलग करना है। तो तीनों में नाम अलग अलग है, तीनों के उपकरण अलग प्रकार के हैं, और तीनों में मिलाए जाने वाले पदार्थ में डिफरेंस होगा, और कुछ भी नहीं है। यहां देखें, बेल्जियम में ये पक्की मिट्टी के बने बोतलाकार रेटार्ट होते हैं। इसमें संघनित्र जुड़ा होगा, इसमें प्रोलॉग जुड़ा होगा, बाहर से प्रोलॉग जुड़ा होगा, जब चाहे हम उसको स्थान को परिवर्तित करा सकते हैं बाहर से। अब इसमें जिंक ऑक्साइड में मिलाना क्या है आपको, 50% कार्बन या फिर एंथ्रेसाइट, यानी जितना जिंक है उसका 50% आपको कोयला मिलाना है। ठीक, और गर्म करना है इसे 1420 से 1450 अंश सेल्सियस तक। और जब गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो ऑक्सीजन है वो बाहर हो गया, और जो कार्बन था उसने बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चूंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर हुआ है, इसका यह मतलब हुआ कि वहां क्या हुआ है, जिंक का अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, ये जिंक प्राप्त हुआ आपको। और फिर क्या करते हैं, बाहर जो प्रोलॉग लगे हुए हैं, उन प्रोलॉगों से हम क्या करते हैं, स्थान हटाते हैं, जिससे कि संबंध हो जाता है संघनित्र से। और संघनित्र में जो शुद्ध जस्ता होता है वो संघनित्र में जमा होते जाता है, और जो अशुद्ध है वो नीचे जो लोहे की टंकियां बनी होती हैं उस पे जमा होगा, जिसे हम जिंक स्प्लेंटर के नाम से भी जानेंगे, अशुद्ध वाले को। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेल्जियम की विधि। ऐसे ही आते हैं हम सिलेसियन की विधि। तो जैसे यहाँ पे बेलनाकार आपके पास क्या था, बोतलाकार रेटार्ट था, यहां आप देखेंगे डी आकार का रेटार्ट है। इसमें क्या मिलाना है, कोक मिलाना है, इसमें भी आपको गर्म करना है, क्या मिलेगा आपको, जिंक मिलेगा, सिंपल है। इसी प्रकार से एक है खड़े रिटायर्ड की विधि। तो मोस्टली कई बार एग्जाम में स्पेशली इसका भी क्वेश्चन आता है कि खड़े रिटायर्ड जिंक के निष्कर्षण के खड़े रिटायर्ड की विधि। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिंक के निष्कर्षण में जो खड़े रिटायर्ड की विधि है उसके पहले डायग्राम को आपको देखना है। इस डायग्राम को देखते ही आपको ये स्पष्ट लग रहा होगा इसमें करना क्या है, कितने पार्ट हैं। तो इसके लिए क्या है, आप जो बीच में गोल गोल गोले देख रहे हैं ना, उन गोलों का क्या मतलब है, आप समझें बात को। देखें, जो भर्जित अयस्क है उसमें मिलाओ कोक, पहले कोक मिला लो और छोटे छोटे गोले बना लो। घर में कंडे बनाते हैं, चपटे, तो इसको मिला करके पहले छोटे छोटे क्या बना लें, गोले बना लें बहुत सारे। वो गोले बनाने के बाद ये जो खड़ा रिटायर्ट है इसके अंदर का जो लेयर होता है ना, वो लेयर बना होता है कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड का लेयर बना होता है, जो बहुत उच्च ताप को सहन कर सकता है। ठीक है, ये रिटायर्ट है। अब करना क्या है, इसमें आपको उन गोलों को भर देना है। जब गोलों को आपने भर दिया, अब यहां चाहिए आपको भाप अंगार गैस।
यानी कि भाप अंगार गैस किसको कहते हैं? CO के साथ जब N2 हो, आपके पास CO के साथ क्या होना चाहिए? N2, इसे कहते हैं भाप अंगार गैस। तो बाहर एक मार्ग है आप देख रहे हैं जिससे भाप अंगार गैस को प्रवाहित करेंगे और उसके प्रवाहित होने से जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में बदलेगा और जिंक में बदलेगा, लेकिन अभी अवस्था कौन सी होगी? यहाँ वाष्प होगी। और वाष्प अवस्था को ऊपर आप संघनित्र देख रहे हैं, उस संघनित्र से गुजारेंगे तो ये वाष्प अवस्था द्रव अवस्था में बदलेगी और जिंक को हम आसानी से संघनित्र में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ अपचयन, और अपचयन की तीनों विधियां हैं। तीनों विधियों में हमने कोक ही मिलाया है। तीनों विधियों में बस अंतर इतना है, यहाँ मिट्टी का क्या है? बोतलाकार रिटार्ट है, इसमें सिलिशियल में डी आकार का रिटार्ट है, जबकि वर्टिकल वाले में, वर्टिकल यानी खड़ा, ये खड़े रिटार्ट हैं। इसमें सब में ही अपचयन हो रहा है, हर किसी में जिंक अपना ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये हुई अपचयन की विधि जिससे हमने जिंक प्राप्त किया। अब जिंक का हम करेंगे शोधन। धातु में अब हम करेंगे शोधन। तो इस शोधन के लिए जो हमें अशुद्ध जिंक है, हमें ये पता होना चाहिए, उसे हम जिंक स्प्लैटर कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं? तो इनमें जो अशुद्धियां होती हैं वो है, आप देखें कौन सी? पीबी, कैडमियम, आयरन, विकान और कार्बन की। तो कार्बन की मोस्टली तो जो अपचयन विधि है ना वहीं पे ज्यादा हट जाती। अब बचती है, हमारा टारगेट है जिंक का निष्कर्षण और इनको हटाना है। इसकी दो विधियां हैं, एक तो आसवन विधि है और एक है विद्युत अपघटन विधि। इन दोनों में से जब ज्यादा से ज्यादा शुद्ध प्राप्त करना है तो आपको विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम पहले देखते हैं आसवन। आसवन का मतलब क्या है आपको पता है? गर्म करके वाष्प में बदलना और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलने की जो संपूर्ण प्रोसेस है वो कहलाता है आसवन। अब ये आसवन आप जानते हैं कि डिपेंड किस पे करता है? क्वथनांक में अंतर पे डिपेंड करता है। अब देखो, इसमें अशुद्धियों के क्वथनांक पर साधारण आसवन भी लग सकता है और प्रभाजी आसवन भी लग सकता है। साधारण आसवन तब लगेगा जब क्वथनांकों में अंतर ज्यादा हो। प्रभाजी आसवन कब लगेगा? जब क्वथनांक में अंतर कम हो। इनमें क्या होगा, जैसे कि आपके पास कलेक्शन के रूप में मान लो कि क्या है? Fe है, Pb है, Cd है और आर्सेनिक है और जिंक साथ में है। ये कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन में सबसे पहले आप गर्म करो। अब जब गर्म करोगे ना तो शुरुआत में आप देखेंगे कि जिंक, कैडमियम और ये इनके क्वथनांक होते हैं कम। जिंक, ध्यान रखना, इनमें अगर मैं क्रम की बात करूं तो जिंक और उससे फिर कम कैडमियम, उससे कम फिर आर्सेनिक। ये तीनों के क्वथनांक जो है वो कम होते हैं Fe और Pb की तुलना में, काफी गैप है। तो जब गर्म किया जाता है तो कम क्वथनांक पे पहले क्या होने वाले हैं? पहले जिंक, कैडमियम ये वाष्पीकृत होने। कम क्वथनांक वाली अशुद्धियां पहले आश्वित होती। ठीक, अच्छा, अब पहले आश्वित हो गई तो जिंक भी चले गया साथ में ये सब। अब वहां कौन रह गया बताओ? देखो, Fe और Pb रह गया। Fe, Pb रिटॉर्ट में रह जाते हैं, चलो वो वहीं रह गए, वो दोनों हट गए। अब जिंक के पास कौन कौन है साथ में? Zn ये। तो अब क्या करेंगे हम? फिर से आसवन करेंगे। वास्तव में ये जो आसवन विधि है ना, इसका जो सही नाम है आपके बुक में देखना, बार बार आसवन। तो अब फिर आसवन करो आप। अब आसवन करोगे तो फिर इन तीनों की बात करें तो कौन चले जाएगा फिर? कैडमियम और फिर आर्सेनिक। फाइनली लास्ट में क्या बच जाएगा आपके पास में? जिंक। और जिंक इस तरह से प्राप्त होगा इस विधि में। और फिर बात करते हैं विद्युत अपघटन विधि। तो विद्युत अपघटन विधि में बड़े पात्र होते हैं जिसमें जिंक सल्फेट विद्युत अपघट्य का काम करेगा। हमें जस्ते की क्षण चाहिए, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध जस्ता होगा वो कैथोड का काम करेगा, अशुद्ध जस्ता एनोड का काम करेगा। और हम ये जानते हैं कि एंडिंग में जब विद्युत अपघटन में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो जिंक पर डबल प्लस आयन होने की वजह से ये ऋण प्लेट की ओर, कहने का मतलब कि
कैथोड की ओर विस्थापित होगा और कैथोड पर संपूर्ण जिंक हमें लगभग प्राप्त हो जाएगा। तो इस विधि में इस तरीके से शोधन किए जाते हैं। अब ये भर्जन के बाद हमने देखा था दो विधि थी, अभी हमारी अपचयन विधि समाप्त हुई और अब हम देखते हैं इसकी एक जो सेकेंड मेथड थी। सेकेंड मेथड जो है ये कब के लिए देखें, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भर्जित अयस्क है उसमें डाइल्यूट आपको H2SO4 मिलाना। अच्छा, विधि का क्या नाम है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यानी विद्युत अपघटनी विधि। इसमें सबसे पहले तनु H2SO4 में उस भर्जित अयस्क को हम मिला देंगे, मिलाएंगे और साथ ही साथ छनित्र जो द्रव होगा उसमें बुझा हुआ चूना, ठीक, मिलाते हैं। और ये मिलाने के साथ साथ होता ये कि Fe की, आप देखो Fe, एल्यूमिनियम, Sb, As की जो अशुद्धियां वो क्या हो जाती हैं, वो अवक्षेपित हो जाती हैं और उनको छान के फिर क्या कर लो आप, उन अशुद्धियों को अलग कर लो, सिंपल तरीका है। अब जो छनित्र द्रव बचा है छान के अपन ने अलग कर लिए, जैसे चाय छानते, चाय यूं छाना, छन्नी में चाय की पत्तियां आ गई, नीचे छनित्र जो हम पीते हैं चाय, इसको अलग किया। अब ये जो छनित्र बचा है उस छनित्र में मिलाया जिंक चूर्ण। जब आप जिंक चूर्ण मिलाते हैं तो उसमें कॉपर और कैडमियम की अशुद्धि भी क्या होती है, अलग हो जाएंगी। अब आपको मिलेगा जिंक सल्फेट, सही मायने में जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त होगा, लेकिन इसमें और आप तनु H2SO4 मिला दें ताकि ये जो है वो Zn++ और SO4- में आसानी से टूट जाए। आसानी से टूटेगा तो अब आप क्या करेंगे, अब आप विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखेंगे जो सीसा होता है, दो चीजें हैं आप समझ लें। पहले एक तो आपका सीसा है और एक तो आपका एल्यूमिनियम। तो इसमें आप देखेंगे जो सीसा होता है, सीसा काम करेगा एनोड का, यहां लिखा नहीं है, हम लिख दें एनोड के रूप में। अब काम कौन करने वाला है, वो करेगा शीशा। और कैथोड के रूप में कौन काम करेगा, तो एल्यूमिनियम की चादर होती है उसमें, और ये जो एल्यूमिनियम की चादर है वो काम करेगी कैथोड का। तो जिंक इस एल्यूमिनियम के चादर के चारों ओर आके जमा होगा और जिंक का निष्कर्षण होगा, जो कि 99.97%, कितना, 99.97% इतना ये शुद्ध होगा। इस तरह से प्राप्त होता है जिंक, और ये रहा जिंक का निष्कर्षण। उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको जिंक के निष्कर्षण की सारी बातें निश्चित रूप से समझ आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।